हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिमांड। डिमांड से और प्रोडक्शन फंक्शन से ही मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। एंड एक और चैप्टर है मार्केट। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ व्हाट इज डिमांड और कॉन्सेप्ट क्या है एंड अजम्पशंस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है एंड वेरियस अदर थिंग्स। Without wasting any further time, let's start with the video. सबसे पहले कि डिमांड है क्या। तो डिमांड के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं। द फर्स्ट वन इज डिजायर, कि आपको कोई चीज खरीदना है और आपको उसकी डिजायर है, कोई चीज आप खरीदना चाहते हो। सिर्फ अब ये चाहना ज़रूरी नहीं है, चाहने से आपकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो जाएगी। आपकी एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए, मतलब आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए जिससे कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ खरीद सको। एंड सिर्फ पैसे पॉकेट के अंदर होना नहीं से काम नहीं चलेगा, आप उन पैसों को खर्च भी करना चाहते हो। ओके, तो अगर हम नॉर्मली देखें तो हम कहते हैं कि भाई डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, बट इकोनॉमिक्स में डिमांड इज नॉट इक्वल टू डिजायर ओनली। ये तीनों जो कंडीशंस हैं कि डिजायर भी होनी चाहिए उस चीज के लिए, आपके पास परचेजिंग पावर या जिसको हम कहते हैं एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, और विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। ये नहीं कि पॉकेट के अंदर पैसे हैं पर आप उनको खर्च नहीं करना चाहते हो। ओके, सो डिजायर, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड अगर हम देखें इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, तो क्या है डिमांड। गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी डिमांड। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि गुड्स जो हैं उनको हम क्यों डिमांड करते हैं, क्योंकि उनकी यूटिलिटी होती है, मतलब उनका कुछ, हमें उनकी कुछ ज़रूरत होती है, उनसे कुछ काम होता है और वो हमारी कोई ज़रूरत पूरी कर रहे होते हैं। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड होता है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जिसको कि एक पर्सन परचेज करने के लिए रेडी है, पर्सन इज रेडी टू बाय, एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय किया जाएगा। ओके, एंड एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान इसको आप परचेज करोगे। तो जैसे कि हम बोलें कि शुगर है, उसका प्राइस है 30 रुपीज़ पर केजी और उसकी डिमांड क्या है, 10 kgs पर वीक। तो यहाँ पे हमने दोनों ही चीज़ें देख ली, प्राइस भी देख लिया, राइट, और फिर हमने यहाँ पे टाइम भी देख लिया कि पर वीक। क्योंकि डिमांड जो है वो टाइम के साथ और प्राइस के साथ डिफर होती रहती है। तो इन सब बातों से तीन चीज़ें हमें पता चलती हैं, या हम तीन क्या कुछ चीज़ें पता चलती हैं। एक क्या है कि यूटिलिटी बेस है डिमांड की, क्योंकि आप किसी चीज़ की डिमांड तभी करोगे, किसी कमोडिटी की डिमांड कभी तभी करोगे जब आपको उसकी कुछ, उस चीज़ की कुछ यूटिलिटी है, आपको कुछ ज़रूरत है उसकी, या आपको वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो यूज़ करने से कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तो आप उसको सिर्फ डस्टबिन में डालने के लिए आप उसको नहीं परचेज करोगे। द सेकेंड पॉइंट इज कि डिमांड जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, और जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस और टाइम दोनों ही चीज़ नेसेसरी है ड्यूरिंग डिमांड। ओके, नाउ हमारे पास जो डिमांड है वो दो टाइप की होती है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब कि एक इंसान था, उसको 5 kg कुछ चाहिए था, 10 kg कुछ चाहिए था। तो ये क्या है कि एक इंसान की डिमांड है। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड इज अ डिमांड बाय एन इंडिविजुअल। तो ये क्या करती है कि ये क्या आपको इंडिकेट करती है कि कितने अमाउंट्स ऑफ गुड्स परचेज किए हैं किसी भी इंडिविजुअल ने एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की डिमांड दिखाई जाएगी। तो हमें पता है कि हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की, मान लो पहले जब 10 रुपये रेट था तो 5 kg खरीदा, फिर जब 8 हुआ तो 10 kg खरीदा, इस तरीके से मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की ही बात करेंगे। ओके,
आफ्टर दैट यू हैव मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? एग्रीगेट, द वर्ड हेयर इज aggregate demand of all quantities purchased by all the buyers of a commodity at different prices during a given period of time। तो क्योंकि एक कमोडिटी के बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो मार्केट डिमांड जो है ना, हम कह सकते हैं कि जो टोटल है सारी इंडिविजुअल डिमांड्स का, वो क्या निकल के आ जाएगी आपके पास? मार्केट डिमांड। ओके, देन वी हैव कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं आपको वो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। तो सबसे पहला तो प्राइस। प्राइस किसका प्राइस? अपना प्राइस, दूसरे का प्राइस, किसका प्राइस? तो जो कमोडिटी है, ओके, जैसे सपोज मैं पेप्सी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो पेप्सी का प्राइस है उसी को अप डाउन होने की वजह से क्या उसका बेनिफिट है या क्या चीज़ है, वो आपको बताएगा प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सिर्फ प्राइस की बात बोल रहे हैं, तो ये जो कमोडिटी आप परचेज करने वाले हो उस कमोडिटी का प्राइस है। तो ये काफ़ी काफ़ी क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड का। तो जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है। प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स। या फिर आप कह सकते हो कि प्राइस फॉल होता है तो आपकी जो डिमांड है वो राइज होती है। ओके, देन यू हैव इनकम। क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, हम और चीज़ों की डिमांड करने लग जाते हैं। तो इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आपकी डिमांड को। ओके, तो जैसे जैसे आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। देन कम्स टू पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है, अब आपको जो चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा चाहिए होंगी। तो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मार्केट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपकी इंडिविजुअल डिमांड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या घट रही है, पर मार्केट डिमांड की जब हम बात करेंगे तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक एक्टिव रोल प्ले करेगी। जैसे प्राइस था या फिर इनकम था, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, राइट? पर पॉपुलेशन से इंडिविजुअल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी मार्केट को फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट, हैबिट, पैशंस, तो वो भी डिपेंड करते हैं कि अगर आप कोई चीज़ फैशन में है या फिर आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपके क्या टेस्ट हैं, आपके क्या प्रेफ़रेंसेस हैं, उस चीज़ पे भी जो कंज़्यूमर डिमांड है वो अफ़ेक्टेड होती है। देन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जिनको आप एक के बदले दूसरा यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा पेप्सी एंड कोक। ठीक है? अगर आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है और आप तो आप पेप्सी भी पी सकते हो। अगर आपको कोला फ्लेवर चाहिए और आप कोक भी पी सकते हो, ठीक है? तो ये सब्स्टिट्यूट्स हो जाएँगे। व्हेयरएज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? जो कि साथ-साथ में चलेंगे। मतलब अगर आप एक चीज़ खरीदोगे तो आपको दूसरी चीज़ भी खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेंसिल खरीदोगे तो आप इरेज़र भी खरीदोगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब हम इनको साथ-साथ ही यूज़ करते हैं। ओके? तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल ले रखा है वो इन्होंने ले रखा है टी और कॉफ़ी का, ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो मोटर कार्स एंड पेट्रोल। देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे आपका जो डिमांड है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है? क्योंकि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, किसी के पास बहुत ज़्यादा कम पैसे होंगे, तो इसकी वजह से डिमांड पे फ़र्क आएगा। और यूजुअली ये होता है कि जिनके पास कम पैसे हैं, वो ज़्यादा होते हैं नंबर में। तो जिनके पास कम पैसे हैं, तो वो डिमांड कैसे कर पाएँगे? क्योंकि परचेज़िंग पावर नहीं है उनके पास। तो इससे भी आपकी जो डिमांड है, उस पे फ़र्क पड़ेगा। देन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस का कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर इस टाइम पे दिल्ली के अंदर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रही थी और काफ़ी कुछ हो रहा था। तो एकदम से किसी ने ये रूमर्स स्प्रेड कर दिए कि जो सॉल्ट है उसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा महँगा होने वाला है। तो विदिन फ्यू आवर्स लोगों ने एक्सपेक्टेशन थी कुछ कि भाई फ्यूचर प्राइस जो है वो सॉल्ट का इंक्रीज़ होने वाला है। तो वो जो किसी ने
ऐसे ही रूमर्स स्प्रेड कर दिए थे, उसकी वजह से अचानक से ही सॉल्ट की जो डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। मतलब लोगों ने जो पैकेट ₹30 का आता है उसके लिए 100 रुपीज़ भी पे किए हैं। ओके, किस डर से कि फ्यूचर में प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस जब हमें ऐसी रहती है ना कि भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं चीज़ों को होल्ड करके रख लेते हैं कि भाई अभी इसका प्राइस लो है, तो अभी इसको अच्छे से खरीद के रख लेते हैं, बाद में पता नहीं कितना प्राइस हो। देन एडवर्टाइज़मेंट मतलब जितना आपको पता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये मार्केट के अंदर है और जितना ज़्यादा पावरफुल आपका एडवर्टाइज़मेंट होंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो डिमांड है अफ़ेक्ट होगी उस चीज़ से। मतलब जिन चीज़ों की ज़्यादा आप ऐड में देखते हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा अवेयर हो, आप सोचते हो कि भई मैं ये परचेज़ करूँ, पर जिस चीज़ के, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप अवेयर ही नहीं हो, तो आप उसको परचेज़ कैसे करोगे? उसकी डिमांड कैसे होगी? तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो एडवर्टाइज़मेंट्स पे डिपेंडेंट है। देन टैक्सेशन पॉलिसी मतलब कि अगर ज़्यादा इनकम टैक्स है आपकी, सपोज़ अगर इनकम टैक्स ज़्यादा है मतलब कि आपकी इनकम का ज़्यादा पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसकी वजह से अब आपकी जो परचेज़िंग पावर है, वो कम हो जाएगी क्योंकि पैसे तो आपने अपने गवर्नमेंट को दे दिए एज़ टैक्स, तो अब परचेज़िंग पावर कम हो जाएगी, तो परचेज़िंग पावर कम है, तो आपको अपनी डिमांड्स भी जो हैं वो कम करनी पड़ेगी। बाकी भी फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है? तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या हो सकता है, जैसे अम्ब्रेला है, रेनी सीज़न में ज़्यादा डिमांड रहती है अम्ब्रेला की। एसी है, समर्स में ज़्यादा उसकी डिमांड रहती है, विंटर्स में नहीं होती है। देन कुछ ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस में जैसे सपोज़ जब फेस्टिव सीज़न आता है तो चॉकलेट्स की डिमांड अचानक से ही बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है, तो ट्रेडिशंस में। देन पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जो कि आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट, कुछ टर्म्स, ओके, रिलेटेड टू डिमांड, या टर्म्स नहीं, कुछ टाइप्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला आता है हमारे पास डायरेक्ट एंड ऑटोनॉमस डिमांड। डायरेक्ट एंड ऑटोनॉमस डिमांड क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड होती है जो कि जो ह्यूमंस हैं उनकी नीड्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई कर रही है। तो इसका एक नाम ऑटोनॉमस भी है, एक नाम कन्वेंशनल भी है और एक नाम डायरेक्ट भी है। जैसे कि डिमांड फॉर फूड, ओके, तो जो इंसान फूड परचेज कर रहा है वो उसको खुद ही खाने वाला है, क्लोथ्स है उसकी डायरेक्ट डिमांड है, तो वो डायरेक्टली आपकी जो वांट्स है, ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन नीड्स जो हैं उनको फुलफिल कर रही है। तो कंज्यूमर गुड्स जैसे जो हैं उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, वो डायरेक्टली आपके जो भी ओके, तो कंज्यूमर गुड्स हैं वो डायरेक्टली आपकी डिमांड को पूरा करते हैं। देन यू हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। इसको हम जैसे यहाँ पे कन्वेंशनल है तो उसको हम नॉन कन्वेंशनल भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड क्या है कि आपको, आपने वो वाला पर्टिकुलर गुड नहीं खरीदा था, आपको किसी और चीज़ की वजह से वो गुड जो था वो खरीदना पड़ा, मतलब वो ड्राइव्ड था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेंसिल की ही ज़रूरत थी, पर क्योंकि आपने एक पेंसिल खरीदी है और अगर कोई गलती हुई तो इस वजह से आपने इरेज़र भी खरीदी, तो मतलब जिस इंसान के पास पेंसिल ही नहीं होगी, तो वो इरेज़र तो परचेज़ करेगा ही नहीं, ओके? तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये ड्राइव्ड डिमांड थी क्योंकि आपको ये खरीदना था, तो इसकी वजह से आपको ये भी खरीदना पड़ा, ओके। देन यू हैव जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा जो गुड्स हैं, वो जॉइंटली डिमांड करते हो आप टू सैटिस्फाई अ सिंगल नीड। तो जैसे कि अगर किसी को चाय पीनी है, तो वो टी लीव्स, टी पाउडर, मिल्क, वाटर, शुगर, वो सबको डिमांड करेगा। तो यूजुअली जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं हमारे पास, जो हम एक साथ खरीदते हैं, उनको हम जॉइंट डिमांड भी कह सकते हैं। तो ये देखने में अगर आप देखोगे ना, इनडायरेक्ट या फिर जॉइंट डिमांड आपको बहुत सिमिलर सा ही लगेगा, ओके। देन यू हैव कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब कि अ, एक पर्टिकुलर कमोडिटी आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। तो जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल ले रखा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो एक ही कमोडिटी, बट कितनी सारी ज़रूरतें पूरी करती है आपके। आपका फ़ैन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी चाहिए, बल्ब के लिए भी चाहिए,
जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो सबके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा कंपोज़िट डिमांड। देन यू हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूट्स काफ़ी क्लोज़ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक-दूसरे के, वहाँ पे भी आप वो भी एक टाइप की आपकी डिमांड हो सकती है। तो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी कम्पीट्स विथ इट्स सब्स्टिट्यूट्स, तो जैसे कि टी एंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड होती है। कॉम्पिटिशन भी है क्योंकि जो इंसान चाय पी रहा है हो सकता है वो कॉफ़ी पी ले, राइट? तो ये हैं आपके पास टाइप्स ऑफ डिमांड। इसमें से एक बार क्वेश्चन आ चुका है और ये ऑटोनॉमस वाला आया था, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस स्लाइड। तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना और अपने कॉन्सेप्ट इस वाले पार्ट के क्लियर कर लेना। नाउ मूविंग ऑन। सो ये है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक बहुत ही बेसिक लॉ है ऑफ कंजम्पशन। तो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक्सप्लेन किया था। और वो कैसे एक्सप्लेन किया था? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, smaller is the quantity demanded. I would lower the mice। आई गेस ये मैंने कुछ गलती कर दी है, इसको छोड़ दो छोड़ दो, इसको काट दो यहाँ से, ठीक है। लेट मी जस्ट डू इट वंस। ओके, यहाँ पे मतलब जो ये वर्ड था ना वो ये था कि लोअर द प्राइजेस, लोअर लोअर, कितनी अच्छी राइटिंग है, वाओ। लोअर द प्राइजेस, प्राइस, आपको अगर मेरी स्पीड बहुत कम लगे ना तो प्लीज़ आप वीडियो की स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा कर देना। तो लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो समझ में आया कि जब लोअर प्राइस होंगे तो लार्जर कमोडिटी आप डिमांड करोगे, और जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो आप कम कमोडिटी डिमांड करोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? वो एक्सप्लेन करता है change in the behavior of consumer demand due to the various changes in price। तो ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड दिया किसने था? तो आपको पता होना चाहिए, एल्फ्रेड मार्शल। ओके, तो ये कैसे एक्सप्रेस करते हो आप? डी इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब कि फंक्शन ऑफ डी इज फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड वो है इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो जो दूसरी चीज़ है वो गिरेगी, और दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो जो पहली वाली चीज़ है वो बढ़ेगी। नाउ व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डिमांड कर्व मैंने वैसे वहाँ पे बना नहीं रखा है, बट आई विल ड्रॉ वन डिमांड कर्व फॉर यू। वैसे आपको पता भी होगा क्योंकि पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं हम ये सब्जेक्ट, 12th में अच्छे से पढ़ा था। तो ये डिमांड है, यहाँ पे आप क्यू रखते हो अपना, यहाँ पे हम अपना प्राइस रखते हैं, और कुछ इस तरीके से जो है हमारा डिमांड कर्व होता है। मतलब इतना भी इस तरीके से नहीं था, ये मेरे से गलती हो गई है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। हम्म, ओके, तो जो आपका डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो नाउ अगर हम देखें तो डिमांड कर्व आपका कैसा होगा? जैसे कि आपका जो प्राइस था वो यहाँ पे था, तो आपकी क्वांटिटी जो थी वो यहाँ पर थी। फिर आपका जो प्राइस था वो कम हुआ, तो अब जो आपकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई। फिर आपने और प्राइस कम किया तो आपकी और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो सी जैसे जैसे आपका जो प्राइस था वो फॉल हो रहा था, वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी। ओके,
So this is your demand curve and it slopes downwards from left to right. Now अगर हम देखें तो रीजंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी चीज़ की कंज्यूम करते हो, तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके लिए कम होती चली जाती है। ओके, तो व्हेन वी सी दैट मार्जिनल यूटिलिटीज गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी, देयरफॉर जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा बाय करता है जब प्राइसेस जो हैं वो फॉल होते हैं। उसके बाद एक इनकम इफेक्ट भी है, क्योंकि जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब आपकी परचेज़िंग पावर ज़्यादा हो जाएगी तो अब आप और भी ज़्यादा कमोडिटी खरीद सकते हो, तो ये होता है इनकम इफ़ेक्ट। फिर सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे अगर पेप्सी के प्राइसेस बढ़ गए, तो अब आप पेप्सी नहीं परचेज़ करोगे। आप क्या करोगे? उसी सेम प्राइस में कोक परचेज़ कर सकते हो। तो ये इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। देन मल्टीपर्पज़ यूज़। मल्टीपर्पज़ में मतलब कि जब किसी चीज़ के सेवरल यूजेस होते हैं, सेवरल नीड्स होती हैं, तो अगर उसकी डिमांड जो है वो राइज़ होगी, तो उसके जो प्राइसेज़ हैं वो फॉल होंगे। ओके, नाउ असम्पशन्स। तो कुछ असम्पशन्स हैं। सबसे पहला तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे सिट्रस पैरेबिस। सिट्रस पैरेबिस का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो अगर हम इनकम की बात करेंगे कि इनकम में चेंज आया, तो हम बाकी की सारी चीज़ें जो हैं उन्हें कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम बोल रहे हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो हम बाकी जितने भी चीज़ें हैं, इनकम है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी है, उन सबको कांस्टेंट रखेंगे। तो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो सिर्फ़ आप उसको वेरी कर सकते हो, बाकी जितनी भी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं डिमांड को, उन सबको आपको कांस्टेंट रखना है। तो सबसे पहला जो असम्पशन है वो है साइज़ एंड कंपोज़िशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है? तो जो भी पॉपुलेशन है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो हमारा डिमांड भी इंक्रीज़ होगा, पर हम क्या कह रहे हैं कि अब जो साइज़ है और जो कंपोज़िशन है पॉपुलेशन का, वो आपको कांस्टेंट रखना है। देन इनकम, क्योंकि अगर इनकम बढ़ गई, तो ज़ाहिर-सी बात है परचेज़िंग पावर बढ़ जाएगी और फिर जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देन है टेस्ट एंड हैबिट्स, तो उनको भी कांस्टेंट रहना है कि सपोज़ पहले किसी को चाय पीने की आदत थी, अब उसको कॉफ़ी पीने की आदत हो गई है, तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। बेशक प्राइसेज़ कांस्टेंट रहें, पर क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो टेस्ट एंड हैबिट्स हैं, इनको भी इसीलिए हमें कांस्टेंट रखना है। साथ में हम कोई फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है एक्सपेक्टेड प्राइसेज़ में, जो फ्यूचर में प्राइस होने वाले हैं, जो आज प्राइस है वही कल होने वाला है। ओके? देन यू हैव प्राइसेज़ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये भी आपके कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है? देन जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया, गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी लेके आई, कोई गवर्नमेंट ने कह दिया टैक्स कम हो गया, इनकम टैक्स कम हो गया आपका, तो अब आपकी परचेज़िंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट? तो डिमांड अपने आप राइज़ हो जाएगी। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो उसको आप वेरी कर सकते हो। बाकी जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफ़ेक्ट करते हैं, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। ओके? देन वी हैव सम एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शनल डिमांड का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आपसे ना ऐसे करके पूछ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, या फिर वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स होते हैं कुछ इंफीरियर गुड्स होते हैं वो। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे कि अ, एक होता है हमारे पास फुल क्रीम मिल्क, एक होता है हमारे पास टोन्ड मिल्क। ओके? तो जो टोन्ड मिल्क है वो थोड़ा-सा सस्ता आता है, वो एक इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क है, व्हेयरएज़ जो फुल क्रीम मिल्क है वो अच्छी क्वालिटी का मिल्क है। ओके? तो गिफ़न गुड्स होते हैं हमारे पास, ये जो चीज़ थी ये दी किसने थी? सर रॉबर्ट गिफ़न ने। तो ये क्यों है एक्सेप्शनल? क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ही प्राइस फॉल होता है, ओके?
Quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect of the people. क्योंकि अब जो पीपल हैं, जैसे कि गिफ्ट गुड्स में क्या होता है, यहाँ पे आपकी इनकम से रिलेट करते हैं वो, ठीक है? तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो जो इंसान पहले टोंड मिल्क पीता था अब वो फुल क्रीम मिल्क पिएगा, राइट? तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी इनकम इंक्रीज हुई, तो जो आपकी डिमांड थी ऑफ गिफिन गुड्स क्या था यहाँ पे, ये टोंड मिल्क, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ओके, तो ये एक एक्सेप्शनल है। तो 10 गिफिन गुड्स क्या हैं आपके पास, इंफीरियर गुड्स हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस केस के अंदर जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रखा है पर ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके। ओके, नाउ प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होते हैं हमारे पास, इसको हम स्नोब अपील भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, आप मान के चल रहे हो कि जो आपका गुड है वो बाकी लोगों के पास नहीं है, तो आप सिर्फ इसलिए उस चीज को खरीद रहे हो। स्नोब अपील का मतलब यही है। और ये एक बार ना मतलब इस एग्जाम में नहीं आया, एक दूसरे एग्जाम में आया था ये। तो वहां पे आपसे पूछा था कि कौन सा इफ़ेक्ट है जो इसमें बताता है आपको कि क्योंकि वो गुड आपके पास है या क्योंकि वो गुड किसी और के पास नहीं है, इस वजह से आप उसको खरीदना चाहते हो। तो ये इस टाइप के गुड्स यूजुअली होते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। जैसे डायमंड्स, यूजुअली लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं, बट कोई बहुत ही ज़्यादा रिच होगा या फिर जो दिखाना चाहता है कि भई मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, तो वो क्या खरीदते हैं? डायमंड्स खरीदते हैं। तो प्रेस्टिजियस गुड्स हमारे यही होते हैं, लग्ज़ूरियस कार्स, बंगलोज़, तो ये सारे क्या हैं आपके पास प्रेस्टिजियस गुड्स। तो प्रेस्टिजियस गुड्स के जब प्राइस राइज़ होते हैं ना, तो इनकी डिमांड भी राइज़ होती है क्योंकि लोगों को लगता है जितनी महँगी चीज़ उतना ज़्यादा उनका स्टेटस जो है सोसाइटी के अंदर वो इंक्रीज़ होगा। उसके बाद है प्राइस इल्यूशंस और कंज़्यूमर साइकोलॉजिकल बायसेस। प्राइस इल्यूशंस क्या होते हैं? जैसे कि हमारे मन में एक ये रहती है चीज़ कि जो चीज़ महँगी होती है वो अच्छी होती है। तो ये क्या है? इल्यूज़न है या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा हमारा कुछ परसेप्शन हमने बना रखा है कि जो चीज़ महँगी होगी वो अच्छी होगी और जो चीज़ सस्ती होगी वो खराब होगी। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा तो हम क्या सोचेंगे कि भई ये इसकी क्वालिटी खराब हो गई, तो हम उसकी डिमांड जो है वो लो हो कर देंगे, मतलब हम उसे अब खरीदना नहीं पसंद करेंगे। तो इसी वजह से जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो बेशक एक्सपेंसिव होते हैं पर उनकी डिमांड जो है हाई प्राइस पे, जितना हाई प्राइस रखते हो आप ब्रांडेड गुड्स का उतने ज़्यादा लोग उसको डिमांड करते हैं। देन यू हैव डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है आपका? इसमें आप क्या कहते हो कि जो लो इनकम ग्रुप है वो क्या करता है कि वो कॉपी करने की कोशिश करता है या इमिटेट करता है हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों को। तो जैसे अगर जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, अगर वो वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो एक लो इनकम ग्रुप का इंसान भी सोचेगा भई वॉशिंग मशीन होनी चाहिए मेरे पास। तो आप क्या कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो दूसरों को। तो डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट में भी फिर ये एक एक्सेप्शनल हो जाएगा, तो उसमें आप दूसरे की कॉपी करोगे। इर्रेस्पेक्टिव कि प्राइस क्या है या फिर क्या चीज़ आपकी इनकम है उतनी या नहीं, आप दूसरों को कॉपी करने के लिए वो जो पर्टिकुलर गुड है वो डिमांड करोगे। देन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में क्या आ जाएगा कि लोगों के पास मार्केट की नॉलेज ही नहीं है। तो मेबी लोगों को पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है वो फॉल हुआ है। तो तो दस दे टेंड टू परचेज़ मोर एट अ हायर प्राइस। देन स्पेकुलेशन, कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं। तो स्पेकुलेशन में क्या होगा कि अगर आपको पता है कि भाई आगे चल के इस पर्टिकुलर गुड के जो पैसे हैं वो और इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप इसी वक्त जो गुड्स हैं उनको स्टोर कर लोगे, होल्ड कर लोगे, बहुत ज़्यादा खरीद लोगे। ओके, देन हैबिचुअल गुड्स फॉर एग्जांपल अल्कोहल। जब कोविड-19 हुआ था स्टार्ट, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, कुछ 70% के अराउंड टैक्स लगा दिया था अल्कोहल पे, पर लोगों ने फिर भी उसको खरीदा था क्योंकि वो हैबिचुअल है इन सब चीज़ों के। तो बेशक उसका प्राइस कितना भी कर दे गवर्नमेंट, पर जिसको पीनी है तो पीनी है और वो फिर खरीदेंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि भई कितना प्राइस है, कितना नहीं है।
ओके। देन वी हैव वेरिएशंस। तो वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है कि जब डिमांड जो है आपका बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है, पर जब उसके अपने प्राइस में कुछ चेंज आता है तो वो वेरी करती है। तो ऐसे केस में या तो आपका एक्सपेंशन होगा डिमांड का या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि सपोज़ ये आपका डिमांड कर्व है यहाँ पे इस तरीके से, तो जब इसी में कुछ चेंज आ रहा है, यही जो आपका डिमांड कर्व है इसी में कुछ चेंज आएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा कि जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो आप ज़्यादा कमोडिटी खरीदते हो, तो इसको क्या हम कहेंगे एक्सपेंशन। तो जैसे कि ये था पहला आपका पॉइंट था ये, ठीक है? यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ ये, तो ये क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है चीज़ों का। ए टू बी क्या हुआ, ये सपोज़ ए था और ये बी था। तो जैसे आपका प्राइस जो था वो फॉल हुआ, तो आपकी जो कमोडिटी है उसका एक्सपेंशन हुआ, मतलब कि डिमांड जो थी उसकी बढ़ गई। देन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं, जैसे आपके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो कम होगी। ओके। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसकी वजह से होता है? एक तो अपने प्राइस की में जब चेंज आता है तो, और ये मूवमेंट होती है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो आपका कोई अलग डिमांड कर्व नहीं बन रहा है, जो सेम एक था उसी पे आप चेंजेस कर रहे हो। देन यू हैव चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड किस वजह से होती है? अपने प्राइस को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ में चेंज आ जाएगा, जो भी फैक्टर्स थे अफेक्ट कर रहे थे डिमांड को, तो आपका हो जाएगा चेंज इन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, जो आपका डिमांड कर्व है वो मूव करता है। तो सपोज़ ये आपका डिमांड कर्व था, तो अगर आपकी जो इनकम है वो लो हो जाएगी, तो लेफ्ट में आ जाओगे आप, मतलब अब आप कम यूज़ करोगे प्रोडक्ट्स को, ठीक है? और एक होता है इंक्रीज़ इन डिमांड, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो डिमांड है या जो आपका डिमांड कर्व है, वो मूव कर रहा है, या तो लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड। तो इंक्रीज़ इन डिमांड में क्या होता है कि अदर डिमांड जो अदर प्रोडक्ट्स थे या अदर जो फैक्टर्स थे, जो डिटरमिन करते हैं डिमांड को अपने प्राइस के अलावा, उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो अब क्या होगा आपकी मोर क्वांटिटी होगी। एंड डिक्रीज़ में क्या हो जाएगा कि अदर चीज़ों की जो अदर कौन फैक्टर्स थे अदर देन प्राइस, उनकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है। जैसे कि इनकम का, अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है परचेज़िंग पावर कम हो जाएगी, और परचेज़िंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड भी अपने आप कम हो जाएगी। तो येस, आई होप कि ये जो इतना पार्ट हमने किया है, ये आपको क्लियर होगा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू।